हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होने चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एमसीक्यूज कैपिटल स्ट्रक्चर के। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले केस सिनेरियो 5 से। हियर वी गो। लाओ यार गाइस, केस सिनेरियो 5 बहुत बड़ा सा केस सिनेरियो देखने में लगता है, लेकिन करने में कुछ भी नहीं है। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं अभिषेक। ईपीएस अंडर फाइनेंशियल प्लान 1 मांग रहा है, ईपीएस अंडर फाइनेंशियल प्लान 2 मांग रहा है, ईपीएस अंडर फाइनेंशियल प्लान 3 मांग रहा है। ईबीआईटी ईपीएस का इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन फाइनेंशियल प्लान 1 एंड 2, ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट, ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट फाइनेंशियल प्लान 1 एंड 3। जैसे आप बोलो। आइए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं शुरुआत से। नाउ देखो क्या कह रहा है। स्मॉल बस कंपनी, छोटी सी बस कंपनी है। कहता है इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग मिनी बस। तो मिनी बस बनाते हैं ये लोग। कहते हैं सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ since its establishment it has seen a phenomenal growth। बहुत अच्छी ग्रोथ दिखी है इनको इन बोथ मार्केट शेयर एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। दोनों में अच्छी खासी इनको जो है ग्रोथ दिखी है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर शोन बिलो। बता भाई। कहता है द कंपनी एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स हैव बीन रिवॉर्डेड। तो उसने हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है शोन बिलो बोल रहा है, और जब हम लोग नीचे पढ़ते हैं तो हमें कहीं पे शोन बिलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी नहीं हुई हैं। बढ़िया है, कोई बात नहीं। कहीं से एमसीक्यू बनाया होगा, काट पीट दिया है, डजंट मैटर। देना चाहिए था, ये कहीं खाया गया है ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं। कहता है द कंपनी एंजॉयज कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स हु हैव बीन रिवॉर्डेड विद ग्रोइंग डिविडेंड्स। ग्रोथ हो रही है, अच्छी डिविडेंड्स आफ्टर ईयर। लास्ट ईयर टू द कंपनी हैज अनाउंस्ड 20% डिविडेंड। इन्होंने 20% डिविडेंड दिया, जो कि हाईएस्ट इन ऑटोमोबाइल सेक्टर है। बहुत बढ़िया यार। तो ये जितना भी इनका फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होगा, उसका 20% इन्होंने डिविडेंड दिया है। कहता है द कंपनी हैज नेवर डिफॉल्टेड ऑन लोन पेमेंट्स, एंजॉयज फेवरेबल फेस विद द लेंडर्स। तो क्रेडिट वर्दिनेस भी बहुत अच्छी है इनकी। इनकी जो है रेटिंग अच्छी होगी, क्रेडिट रेटिंग, विच इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट डिवेंचर होल्डर्स। सब लोग इनके ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि इन्होंने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। The competition in the bus industry has increased in the past few years। और competition बढ़ने की वजह से company foresees further intensification of competition। कहता है बहुत ज्यादा competition इसमें बढ़ता जा रहा है, and entry of several foreign bus manufacturers भी हो रही है, many of whom are market leaders in their respective countries। तो ये international competition आ गया हमारे पास। मिनी बस सेगमेंट में especially will witness entry of foreign majors। तो एंट्री आएगी किसकी? फॉरेन मेजर्स की इन नियर फ्यूचर। जैसे आप बोलो। कहता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली इंडियन कस्टमर को जो ऑफर करेंगे, तो ये मिनी बस उन्हें बहुत पसंद आएंगी। तो वो कह रहे हैं स्मॉल बस कंपनी, इसीलिए मैनेजमेंट रियलाइज कर रही है कि इन्हें भी लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए, टू बीट द कंपटीशन। जैसे आप बोलो। आगे कहता है वाइल ऑन वन हैंड, कहते हैं कंपटीशन ऑफ द इंडस्ट्री हैज बीन इंटेंसिफाइंग, ऑन द अदर हैंड इट हैज स्लो डाउन। इंडियन इकोनॉमी में बहुत स्लो डाउन हो गया है। It has not only reduced the demand for the buses, but also led to adoption of price cutting strategy by various manufacturers। तो ये strategies हैं अलग अलग कि भैया कैसे competition से को कैसे face करना है, as the case में भी। Now कहता है कंपनी जो है needs 3,12,50,000। इतने पैसे चाहिए इन्हें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए। इनके पास 3 ऑप्शन है इस पैसे को रेस करने के। एक तो है ओनली इक्विटी, इतने इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे। जैसे आप बोलो बॉस। अब उसने तो मुझे एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ दिया नहीं है, उसने मुझे सिर्फ ये बता दिया कि हमारा ईबीआईटी आफ्टर जो भी है इन्वेस्टमेंट इज इतना। उसे बताना चाहिए था कि मुझे कितने एग्जिस्टिंग हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, तो मैं इतने शेयर्स उसमें ऐड कर देता। अब नहीं दिया हुआ उसने। वो उसने वैसे ही कहा कि भाई मैं बता रहा हूं तुम्हें बैलेंस शीट, एग्जिस्टिंग बताया नहीं तो जैसी इंफॉर्मेशन दी है मुझे उसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आपको ईपीएस निकालना है तो ईपीएस कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है ईबीआईटी में, अब इसमें तो कोई टैक्स नहीं है, इसमें से सीधा सॉरी वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स कटेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ प्लान 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये ईपीएस ऑफ प्लान 1 आएगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ईबीआईटी तो 37,50,000 है, टैक्स रेट ये रहा। ठीक है जी। तो इस केस में मैंने क्या करना है, ये रहा मेरा 37,50,000 इंटू 1 माइनस 0.4, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे मेरे 31,25,000। यही शेयर्स थे, ये 31,25,000 शेयर्स फिर से मैंने देख लिए हैं एज द केस में भी। बताएं प्लीज कितना आ रहा है? 0.72 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 0.72 इज ऑप्शन नंबर सी। ये हम लोगों ने कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट, चलिए ग्रेट, सेकेंड वाला कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। कहता है द कंपनी में इशू 15,62,500 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के और 156,250 डिवेंचर 100 रुपए के 9% इंटरेस्ट रेट पे। जैसे आप बोलो बॉस। तो इन दिस केस ईपीएस इन प्लान 2 अगर आपने निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? ईपीएस इन प्लान 2 सिंपल सी बात है, इसमें ईबीआईटी में आप जितना भी माइनस डेट इनटू जो भी आपका प्री टैक्स केडी है जी, जो भी इंटरेस्ट रेट है ये काटोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको मैं डी इंटू के डी बोलूं या आई, ईबीआईटी माइनस आई, इसमें इंटू 1 माइनस टैक्स करोगे और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे और प्लान 2 को है। तो ईबीआईटी तो देखो 37,50,000 ही है, बढ़िया। माइनस डेट हमारा कितना है 156,250, ये मेरा डेट है एज द केस में 1,56,00,000। तो ये मेरा 25,000, इसका 9% इंटरेस्ट होगा। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट कटा, फिर टैक्स तो 40% ही है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इतने ही है, इसका हाफ 1,56,2,500। तो देखो जरा डिवाइड करके कितना आता है, इज इक्वल टू 0.90। ये आपका ईपीएस आ रहा है ₹90। खत्म हो गया जी सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है अरे सुनो 15,62,500 तो इक्विटी शेयर्स लेंगे 10 रुपए के और 156,250 वही प्रेफरेंस शेयर वही 1,56,25,000, इसका जो है 10% डिविडेंड रेट वाला। तो इस केस में क्या है, इसमें ईपीएस ऑफ प्लान 3 विल बी इक्वल टू, इसमें ईबीआईटी तो सेम ही है, इंटरेस्ट कोई है नहीं, टैक्स कटेगा माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। कैसे निकलेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसे निकलेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू जो भी हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है, केपी का रेट है ना जी, व्हाटएवर। तो ये इसको ऑब्वियसली डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करोगे, टेक योर टाइम। और ये देखो ये तो हमारा 37,50,000 था ही, इसमें से हम लोगों ने टैक्स काटना है इंटू 1 माइनस 0.4, ये हम लोगों ने काटना है। और फिर इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यही है, सेम अमाउंट ही है 156,25,000। बस अब इसका कितना परसेंट होगा? 10% होगा। दिस डिवाइड बाय हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 15,62,500। टेक योर टाइम एंड टेल मी, ₹0.44। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर वो कहता है ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान 1 एंड 2। 1 वाज इक्विटी प्लान, दैट इज से ईबीआईटी को x ले लो, ठीक है जी, इस x में इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ प्लान 1। अब इसके सेकंड प्लान में इंटरेस्ट जाना है इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ प्लान 2। तो गाइज x तो सेम ही है, इंटू 1 माइनस 0.4 है ही है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लान 1 के थे मेरे 31,25,000, 31,25,000 इज इक्वल टू x में से इंटरेस्ट। यार एक काम करो जरा, ये दिस इंटू 9% कितना आता है? 1406, एक मिनट, 06,250। थैंक यू सो मच। तो 14,06,250। अब इसमें से टैक्स काटते हैं 40%। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये हमारा इतना था 15,62,500, 15,62,500। सो गाइज व्हेन वी डू द मैथमेटिक्स ओवर हियर, तो ये हमारी कहानी क्या बनती है, ये कट जाता है, ये 1 है ये 2 है, इस 2 को वहां ले जाता हूं, तो फाइनली x इज इक्वल टू 2x माइनस, ये बताना ये कितना आता है इसका ट्वाइस, 28,12,500। अब इसको यहां ले जाता हूं, इसको यहां ले आता हूं, तो x की वैल्यू यही आती है 28,12,500। बताओ भाई कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन ए। खत्म हो गया, दिस इज ऑल्सो डन। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिर वो कह रहा है ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट फॉर्मूले प्लान 1 और 3 में। तो यार 1 तो वही है, x में पहले टैक्स कटेगा 1 माइनस 0.4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वही 31,25,000 है, वही सेम है। हाँ यहां पर क्या है, x में से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड कटेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड पहले x में से टैक्स कटेगा इंटू 1 माइनस 0.4। अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कटेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड देखो जरा, इसका 10% 15,62,500, 15,62,500। ग्रेट। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी इतने थे 15,62,500। ग्रेट हो गया जी, जैसे आप बोलो। ये अब काटा पीटी करेंगे
तो ये 1 है, ये 2 है, इस 2 को यहां ले जाता हूं, इसको यहीं रहने देता हूं, तो 0.6x इज इक्वल टू ये 0.6x इंटू 2 इज इक्वल टू 1.2x, और 2 इंटू 1562 इज 31 25,000। इसको यहां ले जाता हूं, इसको यहां ले आता हूं, तो फाइनली x इज इक्वल टू 31,25,000 डिवाइड बाय 0.6 आ जाता है। देखना जरा ये कितना आता है, 52,08,333। अच्छा 0.33 भी लिखोगे, चलो जैसे आप बोलो। ये हमारी ऑप्शन है, ये रही डी। और इसी के साथ ये वाला सवाल समाप्त हुआ। नमस्कार, अब बढ़ते हैं आगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस सिनेरियो, केस सिनेरियो 16। ओके 16, ओके चलो यार, लेट अस डिस्कस नाउ। देखो कोई केस सिनेरियो 16 में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है मिस्टर दर्शन, क्या बात है, मिस्टर दर्शन, ओके, रिसेंटली केम बैक फ्रॉम अ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, ओके, जो कि बहुत एक्सट्रीमली एक्साइटेड थे। एक्साइटेड मैन, अच्छा किस चीज से, कहता है आई हैव लर्न मोतीगलानी मिलर की कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोपोजिशंस, मुझे अभी सीखने को मिला है। अच्छा बहुत लेट, कितने जमाने पहले आई थी। ही इज ट्राइंग टू चूज बिटवीन पोटेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ हिज फर्म डैशमार्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। फिर आगे वो कह रहा है बिलीव्स मोतीगलानी मिलर की थ्योरी वर्क कर जाएगी और गाइड करेगी उसको राइट डायरेक्शन में। कैपिटल स्ट्रक्चर मन इज कंसिडरिंग, मन की जगह ये दर्शन होना चाहिए था, ये नाम में यहाँ पे इन्होंने वही कहीं से लिया होगा, ये नाम करना चाहिए था। दोनों में एक सेम ही नाम रखो तो अच्छी बात है। अच्छा खैर, कैपिटल स्ट्रक्चर 1 में क्या है गाइस, वो कैपिटल स्ट्रक्चर 1 में कहता है सुनो भाई, दिस इज 100% इक्विटी, ओके। कैपिटल स्ट्रक्चर 2 is 50% equity, 50% debt. Okay. Capital structure 3 is 100% debt. All right. कहता है he uses मोतीगलानी मिलर proposition, includes all the assumptions. कोई taxes ना हो तो कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली टू चूज है? अरे भाई कोई भी चुन ले। MM1 के हिसाब से नो टैक्सेस थे तो ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर्स आर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर्स, बट उसने ये जबरदस्ती दे दिया भाई नो टैक्सेस विच कैपिटल स्ट्रक्चर, ये डिस्क्रिप्टिव को यहां पर एमसीक्यू बनाया होगा उसने, यहां पर तो नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया। अगर वो मुझसे पूछता यहां का अगर डिस्क्रिप्टिव होता तो मैं कहता एनी कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाई, बिकॉज ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर्स आर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर्स एज पर मोतीगलानी मिलर थियरी 1 विदाउट टैक्सेशन। ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर्स आर ऑप्टिमल, यू कैन चूज एनीवन। आगे कहता है कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करोगे अगर टैक्स रिजीम है? या टैक्स रिजीम में तो उन्होंने क्या कहा था, अगर आपको ध्यान हो तो उस केस में उन्होंने कहा था देखो भाई वैल्यू ऑफ फर्म, अगर मैं पहले प्रोपोजिशन के हिसाब से चलूं तो यहां वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो कांस्टेंट थी जब नहीं था टैक्स, वैल्यू ऑफ इक्विटी कम हो रही थी, वैल्यू ऑफ डेट बढ़ती जा रही थी, ये हम लोगों ने देखा था। और यहां क्या है, यहां ये कहते हैं वैल्यू ऑफ फर्म राइजेस विद द राइज इन लीवरेज, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ फर्म जो है बढ़ती जाती है, आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी कम हो रही है, यस, वैल्यू ऑफ डेट बढ़ रही है, यस, नो डाउट्स अबाउट इट, लेकिन वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती जा रही है विद द इंक्रीज इन लीवरेज। तो यहां तो जितना ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो होगा उतना अच्छा है। तो उसने कहा कैपिटल स्ट्रक्चर 1 and 2 दिस। भाई मेरी एक बात सुन, अगर 100% डेट, ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है वैसे 100% डेट, सिर्फ उधार की कंपनी, बट उन्होंने यही जो MM2 का कंक्लूजन निकल रहा था, ट्रेड ऑफ थ्योरी ने बाद में काउंटर किया था इस चीज को कि नहीं भाई ये नहीं है कि बहुत हाई डेट इक्विटी अच्छा लगेगा, बट वो हाईएस्ट डेट इक्विटी, तो ये हाईएस्ट डेट इक्विटी तो यही वाला है। तो इस केस में हमारे पास जो है, आप कहेंगे क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं भैया कैपिटल स्ट्रक्चर 3 इज बेस्ट। अब कैपिटल स्ट्रक्चर 1 and 2 नहीं भाई, 1 and 3 कैसी बातें कर रहे हो यार, 2 and 3 नहीं भाई, एनी कैपिटल स्ट्रक्चर एंड 3 भाई, ओनली 3। अब ओनली 3 की ऑप्शन कौन सी है, वो है ही नहीं यहां पर। 1 and 2 ये वाला तो हो नहीं सकता, 1 and 3, 2 and 3 भाई मैंने 1 और 2 तो लेने ही नहीं है। अब एनी कैपिटल स्ट्रक्चर, मेरे को तो एनी कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए नहीं, मुझे तो कैपिटल स्ट्रक्चर 3 चाहिए। अब आइडियली वंस अगेन एमसीक्यू बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई है इनसे, इन्हें सिर्फ यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर 3 देना चाहिए था भाई, कोई सेंस ही नहीं बन रही, ऐसा देना चाहिए था ना। कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर चुनना है तो एक चुनूंगा ना यार, मल्टीपल थोड़ा ना चुनूंगा। बोलो 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, जो मर्जी बोलो, कुछ ऐसे ऑप्शंस दोगे ना आप मेरे को, यू गिव मी एन ऑप्शन। कैपिटल स्ट्रक्चर 3 इज बेस्ट, तो हम कहते हैं भैया कैपिटल स्ट्रक्चर, एनी कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर 3। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वो कहते हैं जी मोतीगलानी मिलर थियरी जितना ज्यादा डेट होगा उतना अच्छा है, डेट से वैल्यू याद है कुछ,
अगर आपको याद हो तो इसमें वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस डी इंटू टी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन डेट। टैक्स शील्ड ऑन डेट की वजह से, टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हमारी वैल्यू मैक्सिमाइज होती है। टैक्स शील्ड ऑन डेट की वजह से ये हमारी वैल्यू मैक्सिमाइज होती है। तो जितना ज्यादा डेट ले सकते हो, वैसे क्वेश्चन ठीक नहीं बनाया, 100% डेट की कोई कंपनी होती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर जो है ये 1 2 3 ऑप्शंस होने चाहिए थे, ये ऐसी कोई ऑप्शन कोई सेंस से नहीं बनती। अच्छा, आपके दोस्त ये कह रहे हैं कि सर ये पिछला वाला जो पार्ट है, ये इसका और उसका आंसर जो है कंबाइन कर रखा है डिस्क्रिप्टिव में नीचे। मोदी गिलानी मिलर थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द अजम्पशन परफेक्ट मार्केट, नो टैक्सेस, नो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। देयर कंक्लूजन वाज कि भैया नो इंपैक्ट ऑन वैल्यू ऑफ फर्म। तो जब तक नो वैल्यू ऑफ फर्म, तो यहां मैंने आपको बोल ही दिया था कि ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर्स आर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर्स, तो यहां एनी कैपिटल स्ट्रक्चर होता। और यहां पर जो है सेकंड पार्ट में एज द केस में भी, अब फिर वो कहता है अगर टैक्स आता है तो उस केस में जितना ज्यादा डेट होगा उतना अच्छा है, एंड दैट इज इट। बट एनी हाउ ये ऑप्शंस जो है सही तरीके से देनी रखी, ऐसे ऑप्शंस देनी चाहिए थी। अब बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा केस सिनेरियो 16। नाउ वी जंप टू केस सिनेरियो 20। केस सिनेरियो 20, चलिए गाइस, लेट्स सी केस सिनेरियो 20। हियर वी गो। लो यार, रामवर्स लिमिटेड is an all equity finance company. Okay, no debt, all equity. कहता है it is considering replacing 275 lakh equity shares, रुपीस के equity shares with 15% debentures. तो अभी क्या है, अभी सिर्फ अनलीवर्ड फॉर्म है, अभी सिर्फ अनलीवर्ड फॉर्म है। अब सोच रहे हैं कि इतना डेट ले आए, इतना डेट ले आए। कितना डेट ले आए? 275 लाख। और कितना केडी होगा? इतना होगा। इंटरेस्ट रेट इतना होगा। कहता है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, यार ऑल इक्विटी कंपनी है तो ये तो वैल्यू ऑफ फर्म जो है ना, ये वैल्यू ऑफ फर्म, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फर्म है। इसमें कोई डेट नहीं है, ऑल इक्विटी कंपनी है ये। चलो, कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये आपको केओ दिया हुआ है, अभी प्रेजेंट में केओ आपका ये है, तो केओ ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल टू केई ऑफ अनलीवर्ड फर्म। कहता है फ्यूचर ईबीआईटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, एंटायर अर्निंग इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉर्पोरेट टैक्स रेट ये टी दिया हुआ है। बढ़िया। कहता है न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द फर्म बताओ। यार नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो रही है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो रही है मींस कौन सा? या तो आप इसे कह दो एनओआई विद टैक्स, या MM2, दैट इज से विद टैक्स वाला। वहीं पे के ओ जो है, के ई जो है वो चेंज होता रहता है भाई। इन केस ऑफ एनआई अप्रोच तो ये चेंज नहीं होता, ये सेम रहता है। एनी हाउ, तो हमें इस थियोरी की हेल्प से अगर करना है तो सबसे पहली चीज तो इस थियोरी के फंडामेंटल के हिसाब से अगर मैं चलूं तो पहली चीज तो मैं ये कहता हूं यार, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है? ये अनलीवर्ड वाला ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय केओ ऑफ अनलीवर्ड फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है? ₹1750 लाख है। ईबीआईटी मुझे नहीं पता, पर उसने कहा ईबीआईटी जितना भी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, 1 माइनस टी, आई नो टैक्स रेट इज 30% एंड आई नो दैट क्यू इज हाउ मच? 20%। तो इसको मैं वहां खोपचे में लेके जाता हूं तो ये मल्टीप्लाई होके वहां पे 350 लाख आ जाता है, और फिर ये 0.7 से डिवाइड हो जाता है, तो ये मेरा ईबीआईटी आता है। फाइनली मेरा ईबीआईटी इज इक्वल टू ₹500 लाख आ गया। ग्रेट, जैसे आप बोलो। तो ये अभी तक मेरी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म थी। अब अगर आपको ध्यान हो, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म एज पर मोदी गिलानी मिलर थियोरी 2, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डी इंटू टी, वेयर वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज हाउ मच? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म तो ये रही 1750 लाख, प्लस डी कितना है? 500 लाख, इंटू टी कितना है? टैक्स रेट 30%, तो 150 लाख। इसमें जो है एज द केस में भी ये हम लोग नहीं, अच्छा डेट तो यार हमारा डेट 500 लाख थोड़ा ना, डेट तो हमारा ये था, ये डी था, 275 लाख था, 275 लाख था। चलो भाई, 275 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30%, इसमें ऐड कर दो और मुझे भी बताओ 1832.5। तो फिर फाइनली अब आपको केई निकालना है। केई मैं इस केस में दो तरीके से निकाल सकता हूं। एक तरीका तो क्या है, मोदी गिलानी मिलर का प्रोपोजिशन 2,
MM2 का प्रोपोजिशन 2, दैट इज टू से KEL इज इक्वल टू KU प्लस KU माइनस KD इंटू डेट इंटू 1 माइनस T अपॉन इक्विटी। या तो मैं ऐसे कर सकता हूं, KU कितना है ये मुझे पता था, KU वॉज सेम KOU के बराबर, दैट इज 20% प्लस 20% माइनस KD इंटरेस्ट रेट 15% था। आपने देखा था ये KD जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% है, और इंटू D अभी अभी हम लोगों ने देखा था कितना था, 275 लाख था, इंटू 1 माइनस T 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाय इक्विटी। यार गाइस हेलो, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ लीवर्ड फॉर्म निकालो, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट, दैट इज टू से 1832.5 में से 275 लाख काटो, ये इसमें से ये काटो और मुझे बताओ कितना बचता है, 1557.5। बस इतने लाख से आप डिवाइड कर दो। आओ जी, 1557.5 लाख। टेक अ टाइम, टेल मी। 20.62%। तो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग। अदरवाइज मैं अगर इसको एनओआई की प्रेजेंटेशन से सॉल्व करूं, जैसे ये तो मैंने चलो इसका ये वाला पार्ट ये KE ऐसे निकाल दिया, अदरवाइज देन दैट अगर मैं वैल्यू KE ऐसे निकालूं, KE इज इक्वल टू, इफ यू गाइज रिमेंबर, EBIT माइनस आई कहूं या KD इंटरेस्ट रेट इंटू डेट बोलूं, एक ही बात है, इंटू 1 माइनस T, ये मेरा अर्निंग अवेलेबल इक्विटी शेयरहोल्डर्स आता है, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो देखो मेरा EBIT तो 500 लाख आया हुआ था, इसमें से इंटरेस्ट 275 लाख का कितना परसेंट है भाई, 15%। ये इंटरेस्ट काटो, फिर टैक्स काटो, इंटू 1 माइनस 0 पॉइंट कितना टैक्स रेट, 30%, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी अभी अभी निकाली थी हमने 1557.5 लाख। देखो जरा KE सेम आना चाहिए, 20.62 आना चाहिए। तो ऐसे निकालो या वैसे निकालो, जैसे मर्जी निकालो, 20.62% ही आएगा, विच इज दी डी पार्ट का आंसर, एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस सवाल। अब बढ़ते हैं आगे। केस सिनेरियो 32, केस सिनेरियो 32। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट केस सिनेरियो, दैट इज केस सिनेरियो 32। वो कह रहा है रामू लिमिटेड वांट्स टू इंप्लीमेंट अ प्रोजेक्ट जिसमें 25 लाख रुपए की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं इनके पास फाइनेंसिंग ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 1 में इक्विटी शेयर्स 25,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच लेना है। ऑप्शन 2 में इक्विटी शेयर्स लेना है 10,000 ऑफ रुपीज 100 ईच, 12% प्रेफरेंस शेयर लेना है 5,000 ऑफ रुपीज 100 ईच। और ये तो यहां आप देख सकते हैं 25 लाख रुपए यहां से आ रहा है पूरा का पूरा, यहां पर 10 लाख रुपए यहां से आ रहा है, 5 लाख रुपए यहां से आ रहा है, 10 लाख रुपए यहां से आ रहा है। ठीक है जी। कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक काम करो, इंडिफरेंस पॉइंट निकाल के बताओ EPS का, और इंडिफरेंस पॉइंट भी निकालो और EPS भी निकालो इंडिफरेंस पॉइंट पे। टैक्स रेट अगर इतना है, T इज इतना, जैसे आप बोलो बॉस। नाउ इन दिस केस प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब इन दिस केस मेरे पास दो प्लान है, एक इक्विटी प्लान है, ओनली इक्विटी, दूसरा इज डेट प्रेफरेंस एंड इक्विटी प्लान। ये दो प्लान है इनके पास। तो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन डिफरेंस पॉइंट इक्विटी प्लान में कैसे निकलता है, एक्स में 1 माइनस टी माइनस करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ प्लान 1 से डिवाइड कर दो। इसमें एक्स में इंटरेस्ट माइनस करो, विच इज नथिंग बट जो भी आपका डिवेंचर का अमाउंट है इनटू जो भी इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना जी। फिर इसमें से टैक्स माइनस करो, फिर इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, विच इज नथिंग बट प्रेफरेंशियल कैपिटल इनटू जो भी 12% रेट है एज द केस में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ प्लान 2। तो देखो भाई एक्स में सीधा सीधा आपने यहां पर 35% टैक्स काटना है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 25,000 पहले वाले में थे, ये देख सकते हो आप, इससे डिवाइड कर देना है 25,000। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहां एक्स में से आपने इंटरेस्ट माइनस करना है, डेट दैट इज टू से 10 लाख का 10% दैट इज टू से 1 लाख रुपीज, ये 1 लाख माइनस करो, फिर टैक्स माइनस करो इंटू 1 माइनस 0.35, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, प्रेफरेंस डिविडेंड इज हाउ मच, ये है 5 लाख का 12%, देखो जरा कितना आ रहा है 60,000।
-60,000 करो और फिर इनके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज 10,000 शेयर से डिवाइड कर दो। तो इसको 1 इसको 2.5 कर देता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, इसको यहीं रहने देता हूं। 0.65 x इज इक्वल टू 2.5 x माइनस 2,50,000 2.5 this into 0.65 minus 60,000 into 0.2 60,000 into 2.5 कितना होता है दोस्तों? 1,50,000 1,50,000। अब इस ब्रैकेट को खोलो, इसको यहां लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ। फाइनली ये उधर जाके 4 लाख हो रहा है ना? ये नहीं, अच्छा पहले ये 2,50,000 into 0.65 कितना होता है? 2,50,000 into 0.65 162,500 में 1,50,000 जोड़ो, 3,12,500। इसको मैं उधर ले गया। अच्छा 25 into 0.65 कितना होता है? 25 into 0.65 16.25। अब इसमें से x में से 0.65x काट दो और इसको यहां ले जाओ। फाइनली टेक योर टाइम एंड x की वैल्यू मुझे बताओ कितना था यार? ये 320 था। कौन 320 था यार? ये पहली चीज कैलकुलेशन, ये 2.5 आया ना, 2.5 को वहां लेके गए, ये तो 0.65 ही था। 1.625 है ये लेफ्ट वाला। कौन सा 1.625 है बेटा? 16.25 नहीं है, ये 1.625 है। तो ये लुच्चे हैं बच्चे। तो ये 2.5x से में इतना करना था। फाइनली अब मेरे को ये बताओ यार, 2.5x से ये किया, अब ये कितना आया? 3,12,500 डिवाइड बाई यार ये कितना आता है? नहीं ये कितना है? 0.975। फाइनली आंसर क्या आया? 320,513। ये 320,513 दो ऑप्शंस आ रही है मेरी, बट अभी मेरे को ईपीएस भी निकालना है। ईपीएस निकाल देते हैं किसी भी एक प्लान पे, पहले प्लान में निकाल देते हैं, ठीक है ना? 320,513। ओए सुनो, यहां पर 320,513 डाल दो, यहां पर 320,513 इंटू 0.65 डिवाइड बाय 25,000 शेयर्स। दिस इंटू 0.65 डिवाइड बाय 25,000 शेयर्स 8.33 आ रहा है आपका। तो 8.333 दिस इज द ऑप्शन विच इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे अगले केस सिनेरियो की तरफ। केस सिनेरियो 34। ओके, केस सिनेरियो 34। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अंडर द 3 प्लान्स। प्लान 1 दैट इज इक्विटी प्लान, प्लान 2 दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स प्लान, प्लान 3 दैट इज डिबेंचर प्लान रिस्पेक्टिवली। तो पीएटी निकालना है, जैसे आप बोलो बॉस। फिर कहता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड अंडर दीज 3 प्लान्स। प्लान 1 इक्विटी, प्लान 2 प्रेफरेंस एंड प्लान 3 डिबेंचर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है सेकंड में। What will be the amount of earnings available for equity shareholders under the 3 plans 1, 2 or 3? Okay. फिर EPS प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। कैसे बच्चों वाली बातें हैं यार? पहले पीएटी निकालो, फिर उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स आ जाएगा, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड करके ईपीएस निकाल लो। अच्छा, उस ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके एमपीएस निकाल लो, खत्म। चलो आओ शुरुआत से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। हियर वी गो। Case scenario 34. Now guys, XYZ Industries, okay, कहता है XYZ Industries Limited जो है a renowned player in manufacturing sector है. It has been contemplating ambitious expansion program to finance the growth. Company scrutinize कर रही है, current capital structure को भी देख रही है, और जो इसमें blend of equity, retained earning और preference shares और debentures सब कुछ है इनके पास. They already have a lot of things. कहता है equity base जो है इनका XYZ इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जो कि 100 रुपए के हैं। 40,000 सॉरी इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपए के। 40,000 तो 40,000 इंटू 100 रुपीज कम्स टू 40 लाख रुपीज। कहता है दिस इक्विटी फाउंडेशन
इज बोल्स्टर्ड बाय रिटेन अर्निंग्स, दैट इज 10 लाख रुपए। तो ये गाइस रिटेन अर्निंग है, दिस इज रिटेन अर्निंग, दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो 40 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 लाख का रिटेन अर्निंग है। कहता है इन एडिशन, ये प्रूडेंट री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो रही है, कहता है इन एडिशन टू इक्विटी XYZ लिमिटेड ने फाइनेंस कर रखा 9% प्रेफरेंस शेयर्स और 7% डिबेंचर्स, ईच कंट्रीब्यूटिंग। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ₹25 लाख है और 7% डिबेंचर्स भी ₹25 लाख है। ओके, तो एग्जिस्टिंग में कैपिटल स्ट्रक्चर देखें तो 40 लाख प्लस 10 लाख 50 लाख और 50 लाख 100 लाख का या 1 करोड़ रुपए का इनका प्रेजेंट में कैपिटल एम्प्लॉयड है। कहता है इसमें इस कैपिटल पूल में इतना सब कुछ है। कहता है स्ट्रेटेजिक मिक्स ऑफ डेट इक्विटी शोकेसेस कंपनी की बैलेंस अप्रोच है, लीवरेजिंग रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है जी। कहता है कंपनी यील्ड्स अ हेल्दी रेट ऑफ रिटर्न, ये ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो ये अपने EBIT का 12% कमा रहे हैं, इंडिकेटिंग ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज। अच्छा यार, फायदा ही हो रहा है। अभी तक 7% इंटरेस्ट देना है और जो है अगर इन्होंने 12% ROCE या ROI है, इज गुड मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से। कहता है हाउएवर इनका हाई टैक्स एनवायरमेंट, ओ भाई साहब, तो इनको प्रेफरेंस में तो नुकसान हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स में अगर आप देखोगे ना, देखो जस्ट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लिंक करूं अगर मैं इसको, 12% इंटरेस्ट रेट, 7% इंटरेस्ट रेट, 7% इंटरेस्ट रेट और 12% ROCE, ये फेवरेबल है फाइनेंशियल लीवरेज। लेकिन पोस्ट टैक्स ROI अगर निकालोगे तो 12% का 50% काट दो तो 6% कमाएंगे और इनको 9% देंगे, तो प्रेफरेंस रेज करने से नुकसान हो रहा है इन्हें। बट उसने हमसे एडवाइस नहीं मांगी, हमने जैसे ऐसे एनालाइज कर लिया। कहता है विच सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट्स इट्स नेट अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कैपिटल, री इन्वेस्टमेंट कैपिटल। कहता है अब इन्हें एडिशनल 25 लाख रुपए चाहिए। ओके, कहता है एक्सपेंशन के लिए, तो इनका आफ्टर एक्सपेंशन इनका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, प्लस 25 लाख मिला के ₹125 लाख आफ्टर एक्सपेंशन होगा। दिस विल बी कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपेंशन, दिस मल्टीप्लाइड बाय 12%। इनका EBIT कितना आएगा बताओ, ROCE इतना है ना, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो EBIT कितना आएगा, ₹15 लाख। चलो ये एक्सपेक्टेड EBIT है आफ्टर एक्सपेंशन। और बताओ, कहता है XYZ Industries stands on crossroads. Decision to fund this venture will require careful consideration, cost of capital, tax implications, and impact on shareholders value का। The management must evaluate, management को बहुत जरूरी है evaluate करना, whether to issue more equity shares और नए equity shares issue करें, preference share issue करें, debenture issue करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। कहता है हमारे को डिसाइड नहीं हो पा रहा है। कहता है इशूइंग इक्विटी को डाइल्यूट करंट इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू, लेकिन उससे कंपनी का डेट बर्डन नहीं बढ़ेगा। प्रेफरेंस से जो है फिक्स रिटर्न मिलेगी, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको प्रायोरिटी मिलेगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स से, लेकिन इनकी कॉस्ट हायर देन द डेट होगी। मैं तो कह रहा हूं भाई वो वैसे ही अनफेवरेबल है, लेना ही नहीं चाहिए। प्रेफरेंस तो रेज करना बेवकूफी है। क्या है, डिबेंचर जो है लेस एक्सपेंसिव होता है, टैक्स एक्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, सही बात है, लेकिन इससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। तो रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल, 3 मेजर कंसिडरेशन होती है कैपिटल स्ट्रक्चर की, वो उसने तीनों इसमें थ्योरी में बता दी कि भाई रिस्क है, फिर कॉस्ट है, फिर डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल है, सब कुछ बता दी। तो आपकी थ्योरी पूरी रिवाइज करा दी। XYZ इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जर्नी टुवर्ड्स एक्सपेंशन इज नॉट टेकन अबाउट रेजिंग फंड्स बट आल्सो मेंटेनिंग अबाउट डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एस्पिरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बहुत बढ़िया है। कहते हैं कंपनी की चॉइस है कि सेट करे प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर स्ट्रेटजीज एंड मार्केट रेपुटेशन। कहता है अब हमारे पास जो 25 लाख रुपए उसको रेज करने के 3 कैपिटल स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। एक तो 20,000 इक्विटी शेयर्स, 100 रुपए के इक्विटी शेयर, 25 रुपए प्रीमियम, मींस 125 का अगर इशू करेंगे इशू प्राइस तो 25 लाख रुपए यहां से आ जाएगा। या फिर 10% प्रेफरेंस कैपिटल 25 लाख का ले लो, या फिर 25 लाख का 8% डिवेंचर्स इशू कर लो। कहता है द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज एस्टिमेटेड, उसने हमें PE रेशियो दे दिए हैं। कितनी कितनी PE रेशियो है? कहता है सुनो यार, अगर हमने इक्विटी रेस किया, कॉमा होना चाहिए इसके बाद, इक्विटी रेस किया तो हमारा क्या होगा, 20 PE रेशियो होगा। प्रेफरेंस शेयर्स में 17, थोड़ा रिस्क है इसमें, और डिवेंचर्स में और ज्यादा रिस्क है, तो PE रेशियो इस वजह से और नीचे आ गई, 16 हो गई एज द केस में। मैं आगे बढ़ रहा हूं। यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट वेरियस फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। आपको फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स इवेल्युएट करने हैं, कोई बात नहीं, तो इवेल्युएट करने हैं। और प्लान 3 हमारे पास जो है 1 2 3 में आपको बताना है कि कौन सा प्लान ले, प्लान 1 ले, प्लान 2 ले या प्लान 3 ले। अब बढ़ते हैं आगे।
गाइस सबसे पहली चीज उसने मुझसे पूछा है पीएटी बताओ, तो गाइस ये रहा आपका, अच्छा मिट गया, कोई बात नहीं। सुनो गाइस, पीएटी निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरा जितना भी ईबीआईटी है 15 लाख आया था, 125 लाख का 12%, ठीक है जी। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, मैं पीएटी कैसे निकालूंगा, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, पहली बात। गाइस ये 15 लाख आपको कैसे आए, मैं फिर से बता दूं, 125 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपेंशन है, इनटू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड is 12%, which of course comes to 15 lakh EBIT after expansion है। चलो अब इस EBIT में से पुराना वाला पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं। गाइस पुराना वाला इंटरेस्ट आपने देखा था कि इनके पास 25 लाख रुपए का डेट था, 7% इंटरेस्ट रेट का, तो 7% ऑफ, जरा बताओ 7% ऑफ 25 लाख कितना होता है, 1,75,000, तो इसमें से 1.75 लाख इंटरेस्ट काटा, ये तो सभी में कटेगा। फिर इस वाले प्लान में कोई और एडिशनल इंटरेस्ट नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 8% ऑफ 25 लाख, बताओ 2 लाख, तो यहां 2 लाख और काट दो, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, ये हमारा आ जाएगा ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया ईबीटी, ईबीटी में अब टैक्स काटना है। टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कितना था, 50%, बहुत ज्यादा था, इंटू 1 माइनस 0.5, इंटू 1 माइनस 0.5, इंटू 1 माइनस 0.5, टेल मी पीएटी कितना कितना आ रहा है, टेक योर टाइम। पहला वाला 6.625, 6.625 लाख, दूसरा ये भी सेम है 6.625 लाख, तीसरा 5.625 लाख, तो ये हमारी ऑप्शन है, ये डी, खत्म हो गया। तो उसने आपसे पीएटी निकालने को बोला था, ये हम लोगों ने पीएटी कैलकुलेट कर लिया है, तो पीएटी निकाला। अब इसके बाद कहता है यार एक काम कर, टोटल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस इवेंट बता तीनों प्लान्स में, प्लान 1, 2 और 3 में, आप मेरे को जरा बताओ प्रेफरेंस इवेंट कितना है। श्योर, सुनो भाई, पहले हमारा पुराना वाला प्रेफरेंस इवेंट तो सभी केस में जाएगा, कितना है, 9% ऑफ 25 लाख, तो 9% ऑफ 25 लाख तो हर एक में जाएगा। जरा एक काम करो, 9% ऑफ 25 लाख बता दो, 2.25 लाख, ये प्रेफरेंस इवेंट तो हर केस में जाएगा, माइनस ये 2.25 लाख तो हर में जाना है, 2.25 लाख तो हर एक में जाना है, 2.25 लाख तो हर एक में जाना है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, यहां पर इसमें कोई और प्रेफरेंस नहीं है, तो यहां टोटल प्रेफरेंस इवेंट विल बी 2.25 लाख, यहां और प्रेफरेंस इवेंट है 25 लाख का 10%, बताओ भाई 2,50,000, तो प्लस 2.5 लाख, और यहां भी कुछ नहीं है। जरा एक काम करो, प्रेफरेंस इवेंट का टोटल बताओ, पहले वाले में 2.25 लाख, दूसरे में इन दोनों को जोड़ो 4.75 लाख, तीसरे में बताओ 2.25 लाख, तो ये देखो ये रहा हमारा 2.25 लाख, 2.25 लाख, ओ नहीं 2.25 लाख, 4.75 लाख और 2.25 लाख, ये वाला ऑप्शन है भाई, सी, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो ये उसने मुझसे पूछा था प्रेफरेंस इवेंट, वो हमने बता दिया। अब कहता है ईएई बता, ओए ये मैं तो यही निकाल ही रहा था, जरा एक काम करो, ये रहा पीएटी, कहां गया पीएटी, ये लिखा हुआ है मैंने बाजू में, जरा कैलकुलेटर उठाओ, 6.625 में से माइनस करो, 6.625 में से माइनस करो 2.25, 4.375 लाख ईएई। अगले का 6.625 में से माइनस करो 4.75 लाख, 1.875 लाख, और अगले वाले में 5.625 में से 2.25 लाख काटो, ईएटी में से 3.375 लाख, तो ये आपका 4.375, ये रहा 1.875 और 3.375, ये ऑप्शन सही है, ग्रेट। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको इनके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है। पहले हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग में कितने हैं, 40,000, इस केस में और एडिशनल कितने आ रहे हैं, 20,000, बाकी में किसी में कोई नहीं आएंगे। तो ये गाइस ये हमारा ईएई आ गया था, इसको डिवाइड बाय 60,000 शेयर्स, 0.6 लाख करो, दिस डिवाइड बाय 40,000 शेयर्स एंड दिस डिवाइड बाय 40,000 शेयर्स,
तो ये हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके ईपीएस आएगा। बताओ पहला वाला 4.375 डिवाइड बाय 0.6 लाख 7.29, ये पहले वाले का ईपीएस आ गया फर्स्ट का। सेकंड का बताओ 4.69, तीसरे वाले का बताओ 3.8.44। सो वंस अगेन ये हम लोगों ने निकाला, ये रहा 7.29, ये रहा 4.69, ये रहा और 8.44, ये ऑप्शन सही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट में हमारी पी रेशो क्वेश्चन में दी हुई थी, कितनी दी हुई थी 20, 17 एंड 16। तो ये रही हमारी इंटू 20 इंटू 17 इंटू 16। अगर आप ईपीएस को पीई रेशो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है एमपीएस। बताओ एमपीएस 145.8। बहुत बढ़िया। अगला बताओ 79.73। अगला बताओ 135.04। तो ये आपका ऑप्शन में 145.8, ग्रेट, 135.04 और 79.73, दिस इज द ऑप्शन। And that finishes off this question as well as this chapter के discussion. कैपिटल स्ट्रक्चर के इसके अलावा और कोई questions नहीं है। Guys, I hope you're finding this easy and interesting. It's very easy, very interesting. See you, take care. God bless you. Bye-bye.